अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर, आज का लेक्चर मैंने तकरीबन 40 मिनट का क्लास लेकर मुझे पता नहीं था कि वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। स्टूडेंट्स को पढ़ाया, आप लोगों को पढ़ाया, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं था। अभी सारा कुछ मैं दोबारा से जल्दी जल्दी बताऊंगा कि पिछली वीडियो में आपने सिर्फ इतना देखा था कि आइसोटॉप्स, एवरेज एटॉमिक मास से हम लोग आइसोटॉप से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। ये लिखा था, आइसोटॉप से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। ये पिछले लेक्चर में है, हाँ तक हो चुका है। कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके लिए मैंने आपको एक मिसाल बताया था कि डिटरमाइन करने के लिए यह है हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। उसके लिए हम लोग कहाँ पे गए थे? उसके लिए हम आए थे मास स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप जो एलिमेंट का आप मास मालूम करना चाहते हैं, एवरेज, वो सैंपल आप इसमें डाल देते हैं। तो अगर इसके अंदर दो आइसोटॉप्स थे तो ये आपको दो जगहों पर इसके करंट पैदा हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक जगह पर करंट पैदा हुआ तो उसका मतलब एक आइसोटॉप इधर है, और अगर यहाँ पर भी करंट पैदा हुआ तो दो जगह पर करंट पैदा हो जाएगा, इसका मतलब ये दो आइसोटॉप है। अगर किसी चीज में तीन आइसोटॉप्स थे तो फिर ये जो ट्यूब आपको नजर है, ये ट्यूब मैंने बड़ा सादा करके बताया, मास स्पेक्ट्रोमीटर बड़ा सादा करके मैंने बताया आपकी आसानी के लिए। अगर किसी नामालूम सैंपल में तीन आइसोटॉप्स थे तो फिर ये तीन जगहों पर जाके करंट प्रोड्यूस करेगा, और उसके अंदर तीन आइसोटॉप्स हैं। तो मैंने जो एग्जांपल पेश किया उसमें मैंने कहा था कि चलो फर्ज करते हैं, हमने सैंपल डाला, उसके अंदर दो आइसोटॉप्स हैं, दो आइसोटॉप है, दो जगहों पर करंट पैदा हुआ। ये जो दो आइसोटॉप्स हैं करंट के अलावा, हमने इस स्पेक्ट्रोमीटर को कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर सब देखा, ये एक कंप्यूटर स्क्रीन के साथ मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है। ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पर आपको ये भी बताया जाएगा कि भाई आपका जो पहला आइसोटॉप था ना, सपोज करते हैं मैंने इसका नाम दिया पहला आइसोटॉप F10। ये पहला आइसोटॉप था जिसका एटॉमिक मास 10 है, F10। ये आपको बताएगा कि इसका परसेंटेज जो है 40% है। ये परसेंटेज भी आपको ये मशीन बताएगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। और आपको बताया कि भाई आपका जो दूसरा आइसोटॉप है F11, उसका 60% है। तो आपने करना क्या है, आपके पास सैंपल है, नामालूम सैंपल है। अब आप चेक करते हैं कि इसके अंदर कितने आइसोटॉप्स है, तो वो आप इसके अंदर डाल दें मशीन के अंदर। ये आपको बताएगा इसमें दो है, तीन है, चार है, पांच, जितने आइसोटॉप्स है। हर आइसोटॉप का वो आपको क्या देगा? परसेंटेज अबंडेंस देगा कि ये आइसोटॉप 40% अवेलेबल है, ये 60% है, ये 3%, इस तरह आपको परसेंटेज भी देगा। तो आपके पास ये दो मालूमात जब आ जाएंगे ना, अब आप क्या करेंगे? आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने का तरीका क्या है? ये फार्मूला है क्योंकि पहले भी रिकॉर्ड हो चुका है। ये आपका F10 है, उसका परसेंटेज कितना बताया था? F10 का परसेंटेज 60 था ना यहाँ पर। F10 का 40 है, अच्छा चलो ठीक है, इसका 40 नहीं, बल्कि मैंने इसको यहाँ पर, ये 60 था और इसको मैंने 40 किया था, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं है। सो यहाँ F10 का परसेंटेज कितना है? 60% है। 60 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? डेसिमल में क्या, 100 से डिवाइड करो तो 0.6 आ जाएगा, ये वाला आपको चाहिए 0.6। 60 0.6 बनेगा, 70 0.7 बनेगा, 50 0.5 बनेगा, 40 0.4 बनेगा। तो ये जो 40% है ये आपका 0.4 आ गया, ये आपको डेसिमल मिला। अब आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले के लिए क्या करें? एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम लोग क्या करेंगे? इधर मैं जरा दोबारा लिखता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास के लिए मैं दोबारा क्या लिख देता हूँ? एवरेज एटॉमिक मास के लिए आपने बस इतना करना है कि जो पहला आइसोटॉप है F10, उसका मास ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो परसेंटेज अबंडेंस के साथ। लेकिन वो किस शक्ल में होगा? डेसिमल वाला में होगा। फिर क्या करो? फिर इनको ब्रैकेट में बंद करो। एक आइसोटॉप्स की बारी गई, अब ब्रैकेट में बंद करके प्लस का निशान लगा दो, प्लस, प्लस का निशान लगा दो। अब दूसरी की बारी शुरू हो जाएगी, सेकेंड आइसोटॉप। मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप, वो तो है ना 11, उसको मल्टीप्लाई करो परसेंट अबंडेंस के साथ, वो भी डिसिमल में होना चाहिए, डेसिमल में। तो अब लोगों ने यहाँ पर क्या किया? वैल्यूज अपने डाल दी। यहां से शुरू करते हैं।
पहले आइसोटॉप का मास कितना है, 10 है। उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 0.6 के साथ। 0.6 तो परसेंटेज अबंडेंस है। आ, आपने उसको डेसिमल में बनाया था। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 को 0 तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। फिर आप क्या करोगे, 11 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 4.4 आएगा। अब पहला आइसोटॉप का आंसर भी आ गया, दूसरे का आंसर भी आ गया, दोनों को आप आपस में प्लस कर दो। 6 को 6 को प्लस कर दो 4.4 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.4। 10.4। आपने जो नया एलिमेंट बनाया था एफ, एफ एफ का पीरियोडिक टेबल में लिखने के लिए, पीरियोडिक टेबल में तो आप दोनों को नहीं लिख सकते हो। आप चेक करो पीरियोडिक टेबल में आपको आइसोटॉप्स नजर नहीं आएंगे। पीरियोडिक टेबल में उन तमाम आइसोटॉप्स का एवरेज मास रखा हुआ है। तो एफ पीरियोडिक टेबल में लिखो, उसके अंदर लिखो 10.4। यही वजह है कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का मास पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, 10.4, 12.2 वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह क्या है कि एवरेज मास को हम लोग आइसोटॉप से बनाते हैं, इसीलिए वो फ्रैक्शन में आया हुआ है। अगर एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स ना होते तो फिर हमारे लिए एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होल नंबर में आता। ठीक है, तो 12 ये हो गया। ठीक है, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का आपने याद रखना है, बहुत सिंपल था। आ, किसी स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर अगर किसी का 5 आइसोटॉप्स हो तो फिर क्या करें। कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला लगाओ। 5 आइसोटॉप्स के लिए भी यही तरीका होगा, वो मैं बताऊंगा। अच्छा, मास स्पेक्ट्रोमीटर आप लोग नोट करें। आपको दो चीजें, एक आपको बताएगा कि किसी चीज में कितने आइसोटॉप्स हैं, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स बताएगा, और दूसरा उसका रिलेटिव अबंडेंस भी देगा। सपोज एक सैंपल में 4 आइसोटॉप्स आ गए तो ये आपको हर आइसोटॉप का परसेंटेज अबंडेंस देगा। ए 15% है, दूसरा 30% है, 20 और 35%। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का काम है। मैंने आप लोगों को मास स्पेक्ट्रोमीटर का फुल तफसील नहीं दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कुछ नहीं दिया। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि इसमें आप सैंपल डाल दो, बस ये मास स्पेक्ट्रोमीटर आपको हलवा की तरह बताएगा कि इस सैंपल में 2 आइसोटॉप या 3 आइसोटॉप है, और आपको परसेंट अबंडेंस भी देगा, और फिर आप फार्मूला लगा दो। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा अगर 5 आइसोटॉप्स है। पहला आइसोटॉप का मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस, डेसिमल में होने चाहिए। दूसरे आइसोटॉप का मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस। हाँ जी। तो ये स्टूडेंट का सवाल था कि सर अगर 5 आइसोटॉप्स होंगे तो फिर क्या करेंगे। तो 5 आइसोटॉप्स के लिए वही तरीका होगा, पहला आइसोटॉप का मास मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज, जमा प्लस का निशान दूसरा आइसोटॉप का मास मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज डेसिमल में, जमा प्लस थर्ड आइसोटॉप का मास मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज, परसेंटेज आपने डेसिमल में बनाना होगा। ठीक है, प्लस फोर्थ आइसोटॉप का मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, प्लस फिफ्थ आइसोटॉप का मास। सब आपके पास आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, उन सबको आप आपस में प्लस कर दो, सबको आपस में प्लस कर दो। प्लस 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 करके जो भी आंसर आ जाएगा वो फ्रैक्शन में होगा। सपोज 56.230 समथिंग लाइक दिस। ये आपका एवीजी एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में है, और क्योंकि वो एवरेज एटॉमिक मास है, और एवरेज एटॉमिक मास हम किस चीज से मालूम करते हैं, आइसोटॉप से। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एलिमेंट का एक ही आइसोटॉप होता तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, और उसका मतलब 100% आ जाता तो 100 का तो 1 आ जाता, फिर वो होल नंबर उसका हो जाता। ठीक है, हाँ माय गॉड, ये सारा एक बार रिकॉर्ड हो चुका, तब मैं दोबारा अकेला बना रहा हूँ। एवोगाड्रोस नंबर एन ए, इस पर हम काफी बहस कर चुके कि ये एक नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मकसद क्या था, मैंने आपसे पूछा था, आप सब ने मुझे जवाब दे दिया कि सर इसका मकसद है टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपने बताया। और इसे हम लोग एटम्स की तरह मालूम कर सकते हैं, और इसे हम लोग आयंस की तरह मालूम कर सकते हैं। फिर मैंने एग्जांपल दिया। मैंने कहा अगर मैं कार्बन ले लूं 12 ग्राम,
और फिर मैंने आप सबसे सवाल पूछा कि कार्बन क्या है, आप सब ने कहा कि सर कार्बन एक एलिमेंट है और कार्बन एटम है। कार्बन एलिमेंट है, 12 ग्राम आपने कार्बन ले लिया, 12 ग्राम आपने कार्बन ले लिया, एलिमेंट ले लिया, 12 ग्राम कार्बन मतलब आपने एलिमेंट ले लिया। इससे मैंने आपसे सवाल पूछा कितना, मतलब आप सब ने कहा कि 1 मोल। मैंने कहा क्यों 1 मोल, आप सब ने कहा कि सर क्योंकि कार्बन का अपना मास 12 AMU है, कार्बन का अपना मास 12 AMU है। अगर मैं 12 को ग्राम बोल दूं तो ये 1 मोल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि 1 मोल। बिल्कुल करेक्ट जवाब आ गया, 1 मोल। किसी भी चीज के 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद हमेशा 6.02 इंटू 10⁻23 रहेगी। तो 1 मोल में कितने एटम्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के एटम्स है। फिर मैंने क्या क्या चालाकी दिखाई कि 12 ग्राम को अगर मैं 6 ग्राम कर दूं, मैंने 12 ग्राम को हाफ करके 6 ग्राम कर दूं, तो स्टूडेंट्स ने एकदम से जवाब दिया कि सर 1 मोल भी हाफ होकर 0.5 मोल हो जाएगा। मैंने कहा फिर इसमें कितने एटम्स आएंगे? तो उन्होंने सिंपल से 0.5 को मल्टीप्लाई किया 6.02 के साथ और उनको ये जवाब मिला 3.01 इंटू 10⁻³ अब देखो एटम्स की तादाद कम हो गया क्योंकि मास आपने कम ले लिया। फिर मैंने थोड़ा सा और चालाकी की, मैंने कहा मैं 4 ग्राम लेता हूँ। 4 ग्राम कार्बन को अगर मैं 4 ग्राम ले लूं तो उसमें वो डायरेक्ट तो जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन क्या किया कि भाई अगर हम 4 ग्राम का तो मोल्स नहीं बना सकते, डायरेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मोल्स के लिए हमेशा ये फार्मूला दिया गया था कि गिवन मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास पर। तो गिवन मास कितना है? 4 ग्राम है। मोलर मास कितना है? 12 है, सबको पता है कार्बन का 12 है, आपका 4 है। 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.33। ये देखो यहाँ पर 0.33 आया। तो बस आपने वो 0.33 क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर के साथ और आपके पास आंसर आ जाएगा 2.06। यानी जब भी आप एटम्स की तादाद या मॉलिक्यूल की तादाद आप लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो बस आप उसका मोल को मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर के साथ। बस हमेशा हमने ये करना था। क्या करना था? आपने करना क्या है? आपने 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 मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। बस ये काम आपने करना, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आया, मैंने आप लोगों को एक और एग्जांपल दिया। मैंने कहा यार मेरा अभी तक तसल्ली नहीं हो रही है, मैं एक और भी एग्जांपल लेना चाहता हूँ। फिर मेरे जहन में एक और आया CH4, ये वाला CH4। CH4 का नाम है मीथेन। और मैंने कहा कि CH4 का मास कितना है? तो सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 12 × 4 16। मैंने कहा 16 तो ग्राम बोला, गलती होगी, अक्सर से गलती हुई थी, 16 ग्राम नहीं होना चाहिए था, 16 AMU बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? 16 AMU। मीथेन का मास 16 AMU है, ठीक है, 16 AMU है। अगर मैं 16 AMU के साथ 16 ग्राम लिख दूं तो बस 1 मोल हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अगर मैं 16 ग्राम मीथेन ले लूं तो ये कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल। 16 ग्राम हमेशा 1 मोल होगा। अब इस 1 मोल में मीथेन कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। इसके साथ मोल्स को हमने मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 लिखा ही नहीं जाता है तो क्या जरूरत है? सो 1 मोल में 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, तो 1 मोल के लिए बस 6.02 ही रहेगा, इंटू 10⁻23 रहेगा। फिर मैंने फिर से चालाकी की, 16 ग्राम को हाफ करके 8 ग्राम कर दिया। फिर मैंने सवाल पूछा कि 8 ग्राम मीथेन में कितना होगा? उन्होंने कहा 0.5 मोल्स आएंगे, तो 0.5 मोल्स आ गए। 0.5 मोल को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर के साथ, जो भी आंसर आ गया, आपके पास कैलकुलेटर आप लोगों ने किया होगा, कैलकुलेटर आप लोग निकालो, 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं 40 ग्राम मीथेन ले लूं, 40 ग्राम मीथेन से डायरेक्ट आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मोल फाइंड करें।
मोल को फाइंड करने के लिए 40 ग्राम आपका गिवन मास है, तो इसको डिवाइड करो, मीथेन का अपना मास कितना है 16, ये आपने किया तो इसका आंसर आया 2.5 आया, 2.5, 2.5 मोल आया, तो 2.5 को आप 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए आपके पास मोल्स होना चाहिए, बस मोल्स मोल्स मोल्स। मोल्स को आगे मोल्स को मल्टीप्लाई करो एवरेज नंबर के साथ, आंसर आ जाएगा। तो ये हमने 2.5 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई किया, आगे जाकर आपके ऊपर छोड़ देगा भाई, मल्टीप्लाई करके आंसर आपके पास आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स को मालूम करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है। सबने जवाब दिया सर, एक बार हमें मोल्स का पता चले ना, फिर हमें देखकर क्या कर सकते हैं। तो बस आप किसी भी चीज का नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स मालूम करना चाहते तो पहले उसका मोल मालूम करें, फिर देखना। ये फिर मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि 180 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, फौरन 180 को डिवाइड किया 44 पर, इससे उनको जवाब मिला 4.09 मोल्स। बस डायरेक्ट उन्होंने 4.09 मोल्स को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर के साथ, और आंसर आया 24/62, 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। यहाँ तक बहुत आसान था, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार मैं आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करना चाहता हूँ। वो परेशानी ये है कि मॉलिक्यूल्स अगर ग्राम में होगा तो उससे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये अब कर लिया, मैंने मॉलिक्यूल्स को ग्राम में दिया, आपने उसी मॉलिक्यूल की तादाद बताई। मैंने कहा 18 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल है, आपने कहा सर 18 ग्राम 1 मोल है, और इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, किस चीज के, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ये आपने मुझे बता दिया। जब मैंने एटम्स दे दिया ग्राम में, आप लोगों ने बड़े आराम से मुझे उससे एटमों की तादाद भी बता दी। मैंने कहा मैंने कहा 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं, आपने कहा सर 12 ग्राम तो 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन एटम है, तो उसमें एटमों की तादाद भी कितनी है 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ तक तो बहुत आसान था। ट्विस्ट कब आया था, जब मैंने कहा कि जब हम मॉलिक्यूल्स को ग्राम में पेश करें तो फिर वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फाइंड करना तो आसान है, आप लोग हंस के मुस्कुरा के बोलोगे कि हाँ ये तो बहुत आसान है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे, और ये इंशाल्लाह कल के लिए हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिया गया है, मॉलिक्यूल्स ग्राम, उस मॉलिक्यूल से फिर आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल मैंने ये दिया था, 10 ग्राम पानी है, मॉलिक्यूल है वो ना, वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ये बिल्कुल नया चीज है, आसानी से नहीं होगा। और इस 10 ग्राम पानी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ये हम लोग फाइंड करेंगे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। अभी तो ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, शुक्र है अभी मैंने दोबारा से अकेले में रिकॉर्ड कर लिया। सो बस यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो सी इंशाल्लाह टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर। प्रैक्टिस करते जाइएगा, जितना आपसे हो सके प्रैक्टिस करिए, बल्कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ काम भी देता हूँ। चलो खैर, प्रैक्टिस के लिए काम देता हूँ, ये आप लोग कर लो जरा। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन, सवाल नंबर 1, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। नंबर 2, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। नंबर 3,
60 ग्राम ऑफ सोडियम। नंबर 4, 12 ग्राम ऑफ सोडियम। ये सवाल आप लोगों ने हल करना है, ठीक है। मुझे बताओ कि 40 ग्राम सोडियम में कितने सोडियम के एटम्स हैं, 23 ग्राम में, 60 ग्राम में, 12 ग्राम में, चार आप लोगों ने सवाल परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, number of what molecules, number of NH3 molecules in 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। नंबर 2, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। नंबर 3, 12 ग्राम ऑफ अमोनिया। शाबाश, ये आप लोगों ने फाइंड करने हैं। और हो सकता है कल मेरे लिए कोई स्टूडेंट ये भी सवाल करे। ये वैसे मैं आपको समझा दूंगा। नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं।